रखा है। साथ ही भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों ने भी इस महोत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इनमें से 2 वर्गों यानी केंद्रीय मंत्रालय और विभाग तथा राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र, इनमें से प्रत्येक वर्ग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए पहले 3 स्थानों के लिए यहां आज अकम पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इन अकम अवार्ड्स के लिए उच्च स्तर पर गठित एक समिति, जिसने अलग अलग मानदंडों के आधार पर अकम अवार्ड्स के विजेताओं को चुना है। पुरस्कारों की शुरुआत हम राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र के वर्ग से कर रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे अपने करकमलों से ये अकम पुरस्कार प्रदान करने की कृपा करें। और इस क्रम में राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र के वर्ग से प्रथम स्थान का पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है जम्मू कश्मीर को। आपकी करतल ध्वनि से आइए ऐसे प्रदर्शन को अभिनंदन करें। और जम्मू कश्मीर की तरफ से यह पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं श्री अरुण कुमार मेहता, मुख्य सचिव जम्मू कश्मीर। तालियों की आवाज आप सबकी तरफ से आनी चाहिए पूरी ऊर्जा के साथ। इस वर्ग में दूसरे स्थान का पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है गुजरात को, और गुजरात की ओर से यह पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं वहां के मुख्य सचिव श्री राजकुमार। आपकी करतल ध्वनि से मंच तक एक ऊर्जा का स्पंदन होगा, इसलिए करतल ध्वनि आपकी जरूर होनी चाहिए। इस वर्ग में तीसरे स्थान के लिए 2 राज्यों को चुना गया है। ये राज्य हैं हरियाणा और राजस्थान। हरियाणा की ओर से पहले आमंत्रित कर रहे हैं हम ये पुरस्कार प्राप्त करने के लिए वहां के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल को। आइए हरियाणा के प्रदर्शन को भी उनका वंदन अभिनंदन करें आपकी तालियों के साथ। राजस्थान की ओर से ये पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं वहां के मुख्य सचिव सुश्री उषा शर्मा जी। आइए तालियों से अभिनंदन करें और प्रोत्साहन करें ऐसे प्रयासों का। अब हम आमंत्रित करेंगे केंद्रीय मंत्रालयों और विभाग में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले अकम पुरस्कार विजेताओं को। और इस वर्ग में पहले स्थान के लिए चुना गया है भारत सरकार के विदेश मंत्रालय को। विदेश मंत्रालय की ओर से यह पुरस्कार प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं मंत्रालय के सचिव श्री विनय मोहन क्वात्रा जी। तालियों की गूंज के साथ आइए इस प्रयास को प्रोत्साहित करें और अभिनंदन करें इस प्रयास के लिए। इस वर्ग में दूसरा स्थान प्राप्त किया है रक्षा मंत्रालय ने। रक्षा मंत्रालय की ओर से यह पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मंच पर आ रहे हैं सचिव श्री अरमने गिरधर जी। आपकी करतल ध्वनि के साथ यह सम्मान प्रधानमंत्री महोदय प्रदान कर रहे हैं। इस वर्ग में भी तीसरे स्थान के लिए 2 मंत्रालयों को चुना गया है। यह है रेल मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय की ओर से यह पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मंच पर आ रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के सचिव श्री के संजय मूर्ति। आपकी करतल ध्वनि के साथ आइए अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करें। रेल मंत्रालय की ओर से यह पुरस्कार। Welcome everyone. Thanks a lot for staying with us. You're watching Plain Speak with me, Shivani Gupta. Now, Tuesday came in with a shock for many opposition leaders as they received a threat notification from Apple on their phones. The notification stated that state-sponsored attackers may be targeting your phone. The opposition leaders uploaded these screenshots on X and accused the government of trying to snoop on them. Shiv Sena UBT MP Priyanka Chaturvedi also wrote a letter to Union Home Minister Amit Shah and requested him to take this up on an urgent basis. Politicians and parliamentarians from as many as 7 opposition parties have allegedly received these notifications, but not one, at least to common knowledge, from the ruling BJP. There is only one other case of a non-politician that has come to light. The government was quick, though, to refute the allegations levelled by the opposition and has ordered an inquiry into the matter. Meanwhile, Apple has also issued a statement and claimed that it is possible that sometimes threat notifications are just a false alarm. It is also noteworthy that such threat alerts have been received by people in nearly 150 countries in the past. Remember Pegasus Snoopgate claim, where a report claimed that about 300 Indians were snooped through an Israeli software? The claim eventually fell flat after a technical panel appointed by the Supreme Court claimed that a malware which couldn't be confirmed as Pegasus was found in just 5 devices out of the 29 submitted to it. The panel couldn't come to a conclusion if opposition leaders, journalists were snooped upon or not.
So is this Apple snooping charge a mere rerun of the Pegasus claim? We'll take that forward with our guests in just a bit. First, take a look at the list of politicians who claimed to have received the Apple alert. From the Congress party alone, there are leaders like the MP Shashi Tharoor, Pawan Khera, KC Venugopal, Supriya Shrinate, who's their Congress's social media head, who have received these alerts according to them. Mahua Moitra, a parliamentarian from the TMC, already in a lot of news, is also one of them, interestingly, who has received this alert. Apart from them, there's the likes of Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav, Shiv Sena UBT MP Priyanka Chaturvedi, Aam Aadmi Party MP Raghav Chadda, Asaduddin Owaisi of the AIMIM, and even the CPIM's General Secretary Sitaram Yechury, who all claim that they have received these alerts. Soon after a massive political war broke out between the centre and the opposition, let's take a look at exactly what these sides said. So the opposition's charge is plain and simple, that the government is trying to hack into their phones because they speak against the current government, they also speak against certain business interests. And that the notification itself is titled state-sponsored attack, so it would have come from the government. The centre, of course, has responded. Ashwini Vaishnav, the IT minister, said that we have initiated an inquiry into this matter. Opposition leaders also say that it is funny that only opposition leaders have got this surveillance memo. Centre, though, says that this is the opposition resorting to distraction politics and nothing else. Opposition says this is the work of criminals and thieves. The centre government says that allegations by the leaders are baseless. The allegations against the government, that the government is behind these kind of snooping attempts. After Apple's statement, opposition also said that there is no clarification really as far as the statement is concerned. It is nothing but a long-winded non-denial. The centre has highlighted that Apple's alerts were issued to users in as many as 150 countries. This is not something that has come to users just in India. But let's take a deep dive into that statement that was issued by Apple. Now, the phone manufacturing company says that they don't attribute threats to any specific state-sponsored attacker. In other words, they are not declaring whether the attack is coming from a particular state-sponsored attacker and where it is coming from, whether it is in the same location where you are actually getting these alerts or where your ID is created from. They also go on to say that state-sponsored attackers are very well funded and these attacks are very sophisticated. These attacks also change over a period of time, they evolve over a period of time, and therefore detecting such attacks is always difficult, but it is relied upon on imperfect threat intel signals. It is not a perfect science to detect such snooping attempts. It also goes on to say, and this is what the government is citing, that it is possible sometimes that these notifications are a false alarm, and in some cases it is also possible that a threat actually goes undetected completely. You don't get a notification. The company finally also added that it's unable to share reasons behind such threat notifications, as they cannot divulge that information because it can help attackers try to evade detection in the future. The big question is simply this: as far as this opposition hacking charge is concerned, snooping charge is concerned against the current government, is this just a rerun of the entire Pegasus saga? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी अमित भाई, किशन रेड्डी, अनुराग ठाकुर, अर्जुन राम मेघवाल, मीनाक्षी लेखी, निशित प्रामाणिक, देश भर से यहां पधारे मेरे सभी युवा साथियों और मेरे परिवारजनों, आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कर्तव्य पथ एक ऐतिहासिक महायज्ञ का साक्षी बन रहा है। 12 मार्च 2021 दांडी यात्रा वाला दिन था।
12 मार्च 2021 को गांधी जी की प्रेरणा से साबरमती आश्रम से शुरू हुआ आजादी का अमृत महोत्सव अब 31 अक्टूबर 2023 आज सरदार साहब की जयंती पर यहां पर उसका समापन है, समापन की पल है। जैसी दांडी यात्रा शुरू होने के बाद देशवासी उससे जुड़ते गए, वैसे ही आजादी के अमृत महोत्सव ने जन भागीदारी का ऐसा हुजूम देखा कि नया इतिहास बन गया। दांडी यात्रा ने स्वतंत्र भारत की लौ को और तेजस्वी किया था। 75 साल की ये यात्रा समृद्ध भारत के सपने को साकार करने वाला कालखंड बन रहा है। 2 वर्ष से अधिक चले इस महोत्सव का मेरी माटी मेरा देश अभियान के साथ समापन हो रहा है। आज आजादी का अमृत महोत्सव एक याद के लिए स्मारक का शिलान्यास भी हुआ है। ये स्मारक आने वाली पीढ़ियों को हमेशा इस ऐतिहासिक आयोजन की याद दिलाएगी। बेहतरीन आयोजनों के लिए यहां कुछ राज्यों, मंत्रालयों और विभागों को पुरस्कार भी दिए गए हैं। मैं सभी पुरस्कार विजेताओं को भी और उस राज्य के सभी नागरिकों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, एक तरफ हम आज एक महा उत्सव को समापन कर रहे हैं, तो साथ ही एक नए संकल्प का शुभारंभ भी कर रहे हैं। आज मेरा युवा भारत संगठन यानी माय भारत की नींव रखी गई है। 21वीं सदी में राष्ट्र निर्माण के लिए मेरा युवा भारत संगठन बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। इसके लिए मैं देश को, देश के युवाओं को विशेष तौर पर बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, भारत के युवा कैसे संगठित होकर हर लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मेरी माटी मेरा देश अभियान है। मेरी माटी मेरा देश इस अभियान में गांव-गांव, गली-गली से कोटि-कोटि देश के युवा जुड़े हैं। देश भर में लाखों आयोजन हुए। अनगिनत भारतीयों ने अपने हाथों से अपने आंगन, अपने खेत की मिट्टी अमृत कलश में डाली है। देश भर से 8,500 अमृत कलश आज यहां पहुंचे हैं।
इस अभियान के तहत करोड़ों भारतीयों ने पंच प्रण की प्रतिज्ञा ली है, पंच प्राण की प्रतिज्ञा ली है। करोड़ों भारतीयों ने अपनी सेल्फीज को कैंपेन वेबसाइट पर अपलोड भी किया है। साथियों, कई लोगों के मन में ये सवाल उठ सकता है कि आखिर मिट्टी ही क्यों? मिट्टी से भरे कलश ही क्यों? एक कवि ने कहा है, यह वह मिट्टी जिसके रस से जीवन पलता आया, जिसके बल पर आदिम युग से मानव चलता आया। यह तेरी सभ्यता संस्कृति इस पर ही अवलंबित युगों युगों के चरण चिन्ह इसकी छाती पर अंकित। बड़ी बड़ी महान सभ्यताएं समाप्त हो गई, लेकिन भारत की मिट्टी वो चेतना है, भारत की मिट्टी में वो प्राण शक्ति है जिसने इस राष्ट्र को अनादिकाल से आज तक बचा कर रखा है। ये वो माटी है जो देश के कोने कोने से आत्मीयता और अध्यात्म हर प्रकार से हमारी आत्मा को जोड़ती है। इस मिट्टी की सौगंध खाकर हमारे वीरों ने आजादी की लड़ाई लड़ी। कितने ही किस्से इस मिट्टी से जुड़े हुए हैं। इसी माटी में 100 साल पहले एक छोटा सा बच्चा लकड़ियां बो रहा था और जब उसके पिता ने पूछा कि क्या बो रहे हो, तो वो बोला कि बंदूकें बो रहा हूं। पिता ने पूछा कि बंदूकों का क्या करोगे, तो उस बालक ने कहा, अपने देश को आजाद कराऊंगा। उसी बालक ने बड़े होकर बलिदान की वो ऊंचाई हासिल की जिसे आज भी छूना मुश्किल है। वो बालक कोई और नहीं, वीर शहीद भगत सिंह थे। इसी माटी के लिए एक सेनानी ने कहा था, दिल से निकलेगी न मरकर कभी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। किसान हो, वीर जवान हो, किसका खून पसीना इसमें नहीं मिला है। इसी माटी के लिए कहा गया है, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। माटी स्वरूपा इस चंदन को अपने सिर माथे पर लगाने के लिए हम सब लालायित रहते हैं। हमारे मन मस्तिष्क में 24 घंटे यही चला करता है, जो माटी का कर्ज चुका दे,
जो माटी का कर्ज चुका दे वही जिंदगानी है। जो माटी का कर्ज चुका दे वही जिंदगानी है। इसलिए ये जो अमृत कलश यहां आए हैं, इनके भीतर मिट्टी का हर कण अनमोल है। ये हमारे लिए सुदामा की पोटली में रखे चावलों की तरह हैं। जैसे पोटली के चावल की उस मुट्ठी में एक लोक की संपत्ति समाहित थी, वैसे ही इन हजारों अमृत कलशों में देश के हर परिवार के सपने, आकांक्षाएं, अनगिनत संकल्प है। देश के हर घर आंगन से जो मिट्टी यहां पहुंची है, वो हमें कर्तव्य भाव की याद दिलाती रहेगी। ये मिट्टी हमें विकसित भारत के अपने संकल्प की सिद्धि के लिए और अधिक परिश्रम के लिए प्रेरित करती रहेगी। संकल्प आज हम लेते हैं, जन जन को जाके जगाएंगे। जन जन को जाके जगाएंगे। सौगंध मुझे इस मिट्टी के, सौगंध मुझे इस मिट्टी की। हम भारत भव्य बनाएंगे। हम भारत भव्य बनाएंगे। साथियों, इस मिट्टी के साथ साथ देश भर से जो पौधे आए हैं, उनसे मिलकर यहां अमृत वाटिका बनाई जा रही है। इसका शिलान्यास भी अभी यहां हुआ है। यह अमृत वाटिका आने वाली पीढ़ियों को एक भारत श्रेष्ठ भारत की प्रेरणा देगी। बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि नए संसद भवन में जन जननी जन्मभूमि नाम की एक कलाकृति है। इसे देश के कोने कोने से 75 महिला कलाकारों ने देश के हर राज्य की मिट्टी से ही निर्मित किया हुआ है, जो नए संसद भवन में है। ये भी हम सभी के लिए बड़ी प्रेरणा है। मेरे परिवारजनों, आजादी का अमृत महोत्सव करीब करीब 1000 दिन चला और इन 1000 दिनों ने सबसे बड़ा और सकारात्मक प्रभाव भारत की युवा पीढ़ी पर डाला है। इसने युवा पीढ़ी को आजादी के मूल्य का एहसास कराया है। साथियों, आपकी तरह मैंने भी आज की पीढ़ी ने गुलामी नहीं देखी। आजादी के लिए वो तड़प, वो तप और वो त्याग भी नहीं देखा। हम में से अनेक लोग तो आजादी के बाद ही पैदा हुए हैं। मैं देश का पहला प्रधानमंत्री हूं जिसका जन्म आजादी के बाद हुआ। मुझे भी अमृत महोत्सव के दौरान बहुत सी नई जानकारियां मिली।
कितने ही आदिवासी योद्धाओं के नाम इस दौरान सामने आए। पूरे देश को पता चला कि गुलामी के लंबे कालखंड में एक पल भी ऐसा नहीं था जब आजादी के आंदोलन न हुआ हो। कोई क्षेत्र, कोई वर्ग इन आंदोलनों से अछूत नहीं था। दूरदर्शन पर जब मैं स्वराज उस सीरीज को देख रहा था, तब मेरे जो भाव थे, वही भाव मैं देश के युवाओं में भी देख रहा हूं। आजादी के आंदोलन की अनेक गाथाओं को इस महोत्सव ने उजागर किया है। साथियों, अमृत महोत्सव को पूरे देश ने जन जन का उत्सव बना दिया था। हर घर तिरंगा अभियान की सफलता हर भारतीय की सफलता है। देश के करोड़ों परिवारों को पहली बार यह एहसास भी हुआ है कि उनके परिवार का, उनके गांव का भी आजादी में सक्रिय योगदान था। उसका जिक्र भले ही इतिहास की किताबों में नहीं हुआ, लेकिन अब वो गांव गांव में बनी स्मारकों में, शिलालेखों में हमेशा के लिए अंकित हो चुका है। अमृत महोत्सव ने इस प्रकार से इतिहास के छूटे हुए पृष्ठ को भविष्य की पीढ़ियों के लिए जोड़ दिया है। आजादी के आंदोलन में सक्रिय रहे सेनानियों का जिलावार एक बहुत बड़ा डेटाबेस भी तैयार हुआ है। अल्लूरी सीताराम राजू हो, वरीकुटी चिन्नैया हो, तांतिया भील हो, तिरोसी हो, ऐसे अनेक योद्धाओं के बारे में पूरे देश को जानने का अवसर मिला है। कित्तूर की रानी चेन्नम्मा, रानी गायदिन्ल्यो, रानी वेल्लू नचियार, मतंगिनी हाजरा, रानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना जलकारीबाई तक देश की नारी शक्ति को भी अमृत महोत्सव के दौरान हमने नमन किया। मेरे परिवारजनों, जब नियत नेक हो, राष्ट्र प्रथम की भावना सर्वोपरि हो, तो नतीजे भी उत्तम से उत्तम मिलते हैं। आजादी के इसी अमृत महोत्सव के दौरान भारत ने ऐतिहासिक उपलब्धियां भी हासिल की है। हमने सदी के सबसे बड़े संकट कोरोना काल का सफलतापूर्वक मुकाबला किया। इसी दौरान हमने विकसित भारत के निर्माण का रोडमैप बनाया। अमृत महोत्सव के दौरान ही भारत दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत बना। अमृत महोत्सव के दरमियान ही दुनिया में बड़े बड़े संकटों के बावजूद सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी इकोनॉमी बना। भारत ने चंद्रमा पर अपना चंद्रयान उतारा। भारत ने ऐतिहासिक G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। भारत ने एशियाई खेलों और एशियन पैरा गेम्स में 100 पदकों का रिकॉर्ड बनाया। अमृत महोत्सव के दौरान ही भारत को 21वीं सदी का नया संसद भवन मिला। महिलाओं को सशक्त करने वाला ऐतिहासिक नारी शक्ति मंदन अधिनियम मिला। भारत ने निर्यात के नए रिकॉर्ड बनाए। कृषि उत्पादन में नया रिकॉर्ड बनाया। इसी दौरान वंदे भारत ट्रेनों का भी अभूतपूर्व विस्तार हुआ। रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प करने वाला अमृत भारत स्टेशन अभियान शुरू हुआ। देश को पहली रीजनल रैपिड ट्रेन नमो भारत मिली। देश भर में
65,000 से अधिक अमृत सरोवर बनाए गए। भारत में मेड इन इंडिया 5G लॉन्च हुआ और सबसे तेजी से विस्तार भी हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान भी इसी दौरान लॉन्च हुआ। अनगिनत बातें मैं आपके सामने रख सकता हूं। मेरे परिवारजनों, आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान देश ने राजपथ से कर्तव्य पथ तक का सफर भी पूरा कर लिया है। हमने गुलामी के भी अनेक प्रतीकों को हटाया। अब कर्तव्य पथ के एक छोर पर आजाद हिंद सरकार के पहले प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा है। अब हमारी नौसेना के पास छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की प्रेरणा से नया ध्वज है। अब अंडमान और निकोबार के द्वीपों को स्वदेशी नाम मिला है। इसी अमृत महोत्सव के दौरान जनजातीय गौरव दिवस की घोषणा हुई। इसी अमृत महोत्सव के दौरान साहिबजादों की याद में वीर बाल दिवस की घोषणा हुई। अमृत महोत्सव के दौरान ही 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में देश को याद कराया गया। मेरे परिवारजनों, हमारे यहां कहा जाता है, अंतः अस्ति प्रारंभ, यानी जहां से अंत होता है वहीं से कुछ नए की शुरुआत भी होती है। अमृत महोत्सव के समापन के साथ ही आज मेरा युवा भारत संगठन माय भारत, इसका शुभारंभ हो रहा है। मेरा युवा भारत संगठन माय भारत, भारत की युवा शक्ति का उद्घोष है। ये देश के हर युवा को एक मंच, एक प्लेटफॉर्म पर लाने का बहुत बड़ा माध्यम बनेगा। ये देश के युवाओं की राष्ट्र निर्माण में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करेगा। युवाओं के लिए जो अलग अलग प्रोग्राम चलते हैं वे सभी इसमें समाहित होंगे। आज माय भारत की वेबसाइट भी शुरू हो गई है। मैं आज के नौजवानों से कहूंगा, आप ज्यादा से ज्यादा इससे जुड़िए, भारत को नई ऊर्जा से भरिए, भारत को आगे ले जाने का संकल्प कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए, पराक्रम कीजिए और सिद्धि को हासिल करके रहिए। साथियों, भारत की आजादी हमारे साझा संकल्पों की सिद्धि है। हमें मिलकर इसकी निरंतर रक्षा करनी है। हमें 2047 तक, जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, तब तक भारत को विकसित देश बनाना है। आजादी के 100 साल पूरे होने पर आज के इस विशेष दिवस को याद करेगा। हमने जो संकल्प लिया, हमने आने वाली पीढ़ी से जो वादे किए, उसे हमें पूरा करना ही होगा। इसलिए हमें अपने प्रयास तेज करने हैं। विकसित देश का लक्ष्य हासिल करने के लिए हर भारतीय का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए हम मिलकर अमृत महोत्सव के इस समापन से विकसित भारत के अमृत काल की एक नई यात्रा का आरंभ करें। सपनों को संकल्प बनाएं, संकल्प को परिश्रम का अभिषेक करें
सिद्धि 2047 में प्राप्त कर करके ही रुकेंगे। आइए नौजवान, इसी संकल्प के साथ चल पड़े, मेरे साथ बोलिए। और आज ये माय भारत संगठन के प्रारंभ के आनंद में मैं आप सबसे कहता हूं, अपना मोबाइल फोन निकालिए, उसकी फ्लैश चालू कीजिए। चारों तरफ आजादी के अमृत महोत्सव का ये नया रंग भी, ये नया उमंग भी, ये नया अवसर भी। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। एक बार आप सबके करतल ध्वनि से, महोदय, आपका जीवन, आपका कृतित्व, आपका चिंतन, आपका विजन इस देश की अमूल्य थाती है, हम सबके लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत है और हम सबका मार्गदर्शन भी। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। आजादी का अमृत महोत्सव, हर घर तिरंगा, मेरी माटी मेरा देश आपके चिंतन के ही स्वरूप हैं, जो हमें राष्ट्र के प्रति समर्पित होने के लिए प्रेरित करते हैं। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। नमन आप जैसी विभूति को। आभार माननीय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री जी किशन। हेलो मोटो। शिवराज चौहान संकट में है, उनकी सरकार संकट में है, क्योंकि अगर राहत देना होता तो कोरोना में देते। वी आर जॉइंड बाय बीजेपी एमपी स्पोक्सपर्सन मिस्टर मिलन भार्गव। मिलन जी, पूरे आप भोपाल में घूमे तो एक पोस्टर वॉर टाइप का लगता है। कमलनाथ जी के पोस्टर लगे हैं, बोल रहे हैं 1500 रुपए वुमेन को देंगे, 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। एक तरफ पे मोदी जी के पोस्टर लगे हैं कि 1250 दे रहे हैं, 3000 कर देंगे और 450 में सिलेंडर देंगे। तो जनता जो है किसकी बातों पे ज्यादा विश्वास करे? वादे भी एक जैसे ही लग रहे हैं आप दोनों के। देखिए, दोनों में जो मूल अंतर है वो सबसे बड़ा अंतर है, एक सरकार में है और एक विपक्ष में है। जो विपक्ष जो 15 माह पहले 2018 में चुनकर आया था, मध्य प्रदेश की जनता बहुत बेहतर से जानती है। उन्होंने पहले भी वचन किए थे कि ये देंगे, युवाओं को बेरोजगारी 4000 भत्ता देंगे, लेकिन एक भी बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। युवाओं को ढोर चलाने और बैंड बजाने की ट्रेनिंग देने की कमलनाथ जी ने बात करी। किसानों को 2 लाख कर्ज माफ करने की कमलनाथ जी ने बात की थी, किसी भी एक किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ। राहुल गांधी आए थे उस समय, इस समय उन्होंने प्रियंका गांधी जी को बुलाया और कहा कि नई घोषणाएं करिए, क्योंकि राहुल गांधी जी की घोषणा हम पूरी नहीं कर पाए। और मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार वो है जिसने सारी घोषणाओं को पूरा भी किया, और जो वचन हमने कहिए थे, जो घोषणाएं हमने की थी, हमारा शीर्ष नेतृत्व आया माननीय अमित शाह जी के द्वारा रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच रखा है। ये हमारी दम है। हम पोस्टर में काम नहीं करते, हम धरातल पर काम करते हैं। वो पोस्टर में कर एक जरूर बहलाकर वोट हत्याना चाह रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता बहुत बेहतर जानती है कि किसने काम किया, किसने नहीं किया। In Bhopal, in poll-bound Madhya Pradesh, there is a virtual poster war on the streets of the state capital. Behind me, you can see the poster of Mr. Kamal Nath saying that Sashakt Beti Samridh Nari, the Congress big promise of rupees 1500 for women per month and a gas cylinder at rupees 500. But just in the front of it, you will see the posters of the BJP. BJP promising the ongoing Ladli Behna Yojana of the BJP at rupees 1250 per month for women in the state, and with Mr. Big picture of Mr. Modi, the BJP promising that this amount will be increased to rupees 3000 in due course if the BJP comes again to power. Go across Bhopal and you will find these two kind of posters all over the city, some of them juxtaposed against each other, both the parties trying to woo the women in this freebies war, and also the BJP's promise of, you'll find also the many of these posters of the BJP promising a gas cylinder at rupees 450, which is 50 rupees lesser than what Mr. Kamal Nath is promising.
Another key difference though between these two posters is that on the posters of the Congress, which the BJP is promising, which the BJP is highlighting in fact, that there is only the picture of Mr. Kamal Nath. The BJP says the Congress has no other leader except Kamal Nath. It is facing a paucity of leaders. While if you see the BJP's poster, you will see all their major leaders' faces on the poster. There is Mr. Modi, there is Mr. JP Nadda, Mr. Shivraj Singh Chauhan, Mr. Narendra Singh Tomar, Mr. Jyotiraditya Scindia, Mr. VD Sharma, Kailash Vijayvargiya. So in a way, BJP is saying it has a galaxy of leaders in Madhya Pradesh, also throwing open. Thanks a lot for staying with us. Now, the Delhi Liquorgate investigation is continuing to pick up steam a month after AAP's Sanjay Singh became the latest leader to be arrested. This case is back in focus on two counts. On one hand, the Apex Court has denied bail to Manish Sisodia, highlighting the tentative establishment of 338 crore rupee transfer of money while citing irregularities in the framing and implementation of the now scrapped liquor policy. And on the same day, Chief Minister Arvind Kejriwal was called in for questioning by the Enforcement Directorate. While Kejriwal is not named as an accused in this case, agency sources say that he has been asked to come to clarify the new leads which have come to surface after the arrest of Sanjay Singh. The Aam Aadmi Party continues to maintain its stand, calling it a tactic of the central government to use investigating agencies for their political gain, terming it politics of intimidation. The BJP has been hammering the Aam Aadmi Party with senior party leaders questioning Arvind Kejriwal's role and his alleged silence in the matter. All of this, of course, points to one big question. Regardless of what the politics on this case is the trouble for the Aam Aadmi Party only continuing to mount? Let's also get you why Arvind Kejriwal has been summoned by the Enforcement Directorate. Now, Arvind Kejriwal is the chief and the convener of the Aam Aadmi Party nationally. Remember, the ED had told Supreme Court that it is considering making the Aam Aadmi Party an accused because fundamentally the charge in this case is that they received quid pro quo into party funds to fund their election campaigning. Several crucial meetings have allegedly been held at the Chief Minister's residence. Arvind Kejriwal's name has cropped up in various charge sheets because a lot of the accused continue to be in custody. Arvind Kejriwal allegedly welcomed YSRCP's Magunta Srinivasulu Reddy into the liquor business, the other party that is connected to this entire scam. Accused businessman and approver Dinesh Arora also claimed that he met Kejriwal a few times. Businessman and Aam Aadmi Party former communication in charge Vijay Nair said that he had the support and sanction of Kejriwal. All of these are of course charges. Remand note of Sisodia's close aide Amit Arora mentions Arvind Kejriwal as well. The ED claims a video call took place between Kejriwal and businessman Sameer Mahendru. And Sisodia's former PA also claimed that the liquor policy report was given at Arvind Kejriwal's residence. So now the time has come once again for Arvind Kejriwal to face the agencies. Remember, he has been questioned by the CBI, the other agency looking into this case in the past as well. But with these summons, is the trouble now mounting for the Aam Aadmi Party beyond, of course, the charge of vendetta alone? दो नवंबर को अरविंद केजरीवाल को ईडी ने समन किया। उन पे झूठा केस लगा के उनको गिरफ्तार करना चाहते हैं ईडी वाले, भारतीय जनता पार्टी वाले। जब से सत्ता में आए एक के बाद दूसरा इनका नेता भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया। कैसे व्यापक भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से लेकर पंजाब तक किया है। Let's go across to Reena Gupta of the Aam Aadmi Party now joining us. Reena Gupta, the Aam Aadmi Party has been continuing to say that, you know, this is all working according to a plan. There are statements by the BJP leaders that Arvind Kejriwal is going to be arrested. But they've been making these statements, you know, for many, many months. Fundamentally, the question that will be asked is, a lot of your leaders who've become implicated in this case are not getting any relief from courts. The latest example being Manish Sisodia's bail being denied even by the Supreme Court. Shivani, this is not new. We are used to these kinds of attacks.
The liquor policy has come into play now, but in 2014, the CBI raided Mr. Kejriwal's office. There was a Shunglu committee which was set up, which sat for 3 months, went through all the files. There are some hundreds of cases against our MLAs. So this is not new. It is very clear that Aam Aadmi Party is the only party that BJP has not been able to break. They have broken away all the other parties. They have bought MLAs from every other party, Operation Lotus in every state, except for Delhi. And with all their might and all their money of electoral bonds, they have not been able to win a single election in Delhi since the time Aam Aadmi Party has come into I get that, but Reena, that So doesn't we are answer. open I get to that. all sorts of It doesn't answer the question I'm asking. Courts are not fighting these elections against you, right? Courts are denying relief to many senior AAP leaders who've been now languishing in jails for many months on two separate cases, in two separate cases. Even Sanjay Singh has not been able to procure bail when he was, since his arrest almost a month ago. See, Shivani, the law, PMLA is such a law that if I say today that I have given 200 crores to Shivani Gupta of CNN, the onus is on you to prove that I have not given you that money. I get that. The onus is not on me to say that I have given you that money. So in this case, somebody who was accused has now become an approver and has said that I have given money to Manish Sisodia. Where is the money? Not a single paisa of recovery. We have full faith in the courts, and in due course of time, all our leaders will be released. But as you can see very well, that in this case, the process becomes the punishment. Okay. Because you keep getting hearing after hearing, dates after dates, but eventually truth will prevail and everybody will come out. And it is also very clear that Arvind Kejriwal is that one leader that Bharatiya Janata Party is scared of. What happened to all the ED cases against Ajit Pawar? Now they have forgotten the address of Ajit Pawar. Okay, fair enough. No more questioning, no more summoning of ED. Fair enough. Tushar Gupta is senior editor, Swarajya Magazine is also joining us. Veena Gupta, 1 second, I'll come back to you. Tushar Gupta, you know, the problem is that there is a lack of credibility, possibly on both sides. Of course, the question will go to the Aam Aadmi Party. Why are your leaders not getting any relief if the case was all cooked up, right? Even though that the ED has some enormous powers, I get the point that Reena made about the onus shifting to the accused and not the agency. The other side also faces possibly a crisis of credibility, maybe too soon to say, but getting to there, where the pattern emerges that state after state, it is only opposition leaders that are either being raided or being arrested. Look at what's happened in Rajasthan. Fundamentally, this keeps happening before state elections in each state as well. So the central government or the agencies are also facing that question whether all of this is very nicely timed according to political convenience. Well, Shivani, there are no elections in Delhi after all. There were no elections in February 2023 when Manish Sisodia was arrested. There are elections every time in this country. We start looking at the election calendar. I don't think any investigating agency will be able to do their jobs. And about opposition leaders being picked up, we have opposition leaders in the Congress also. They are not being picked up for the Liquorgate scam. We have opposition leaders in the TMC also. It's a complete alliance, right? We are told they are one unit now. They are not separate parties. So no one is being picked up. And about just the opposition leaders being picked up, as a common voter, as a journalist, as a neutral citizen, we can very well ask the opposition parties that if they have any evidence of any wrongdoing against any BJP minister in the governments, in the states they are running the governments, please present it before the courts. The Aam Aadmi Party says, oh, this entire case is cooked up, ED is not credible. Let me But answer Shivani, that. when they go to the courts, they promise, and Manish Sisodia said this, when Aam Aadmi Party approached the Apex Court, that we are happy to cooperate in the investigation. They do not deny the presence of the case, but in the media, they'll sing a very different tune. No, I think the question that I was also trying to ask is, one, is there a question emerging on the agencies on how these cases progress? Plus, Reena also has a point that the process in itself becomes the punishment. Frankly, in the last 10 years, Tushar, a point has to be made. No such big high-profile corruption cases have reached any conclusion. That's also a problem that the agencies must explain. Very quickly, before I give 30 seconds to Reena. Look, the ED, you can say that the ED has a crisis of credibility, that the cases are not reaching the conclusive end. But the Aam Aadmi Party has displayed immense faith in the Supreme Court.
and the same Supreme Court is not willing to give bail to Manish Sisodia. Okay, that same question keeps coming back to Reena Gupta. Reena, I have 30 seconds left only. Shivani, we have full faith in Supreme Court. Eventually, bail will be given to all our leaders. But the question I want to ask is that Ajit Pawar, that the Prime Minister himself called the most corrupt party, and he said, chakki piecing, what happened to that? Now he has become the Deputy CM. What happened to all the cases against Hemanta Vishwa Sharma? I can give thousands of examples that. And today, it has also emerged that phones of opposition leaders are being hacked. Phones are being hacked. Well, it has emerged only as a charge. It has not really been corroborated. I do thank both Reena Gupta and Tushar Gupta for joining us for our face-off there. But speaking of that charge that has come in today of allegations of snooping, allegedly on opposition leaders in the country, I'm joined by Amit Malviya, BJP IT Cell Chief. Let's go across to him. Thanks a lot for your time. Now, opposition leaders have claimed their phones have been, there's been attempts to hack their phones. This is a repeat of snooping attempts. We've seen the statement that has come in from Apple, the phone company. Now, the statement doesn't talk about any malfunction. It doesn't really say whether this was a false alert or not. And you cannot quite draw any conclusions from it. And certainly there's no denial that this could indeed be a hacking attempt. If you read the statement carefully, it very clearly says that they could be false alarm at times. It also goes on to say that there is no way for them to verify the reason for it. Now, if you notice, the Government of India, through the concerned ministry, has put out a statement saying that we would want more clarification from Apple on this, and we will ask them to join the investigation. Now, one thing is very clear, that this is an issue between Apple and its users, and Apple claims that its platform is fairly secure. So if a certain notification has been sent out, then we must know the reason for it. Right. But for the opposition to allege that the government is involved or there is an attempt to snoop is completely unfounded. And we've seen this in the past when Pegasus story was raked up. The same opposition went to town, but when it came to submitting their phones for investigation, nobody, including Rahul Gandhi, submitted their phone to the Supreme Court appointed committee. So you can cry wolf, but when it comes and when you have to cooperate, you back out. This is clearly a malified operation. Having said that, privacy is extremely important for our government, and we will ensure that we hold Apple to account on this particular notification that has gone to few users in the country. Right. But you know, the other curious aspect, Mr. Malviya, which is unexplained is, how come only opposition leaders have received this notification? I'm sure BJP leaders, if they had received it, would have come out in the public with that, information that they received it too. Well, only opposition MPs have got it is not the truth. I know people who head think tanks, who work in policy space, have also got such notifications. And for all you know, a lot of other people may have also got it. But the few who the media would love to take on definitely made a lot of noise, which included people from the opposition. I heard a few statements. They were so outlandish that I don't even want to react to them. But they're the same people who made all the noise at the time of Pegasus. They're again the same usual suspects who have rigged up this issue without even trying to go into the merits of the notification. Let's not forget that they started outraging at 9 a.m. and the story was dead by noon. So that is really the worth of the outrage that we saw from the opposition camp. Okay, we'll wait and see if indeed this story, these allegations are dead, or will they continue quite like the Pegasus saga did. Amit Malviya, thanks a lot for speaking to CNN News 18 on this top story. With that, it's a wrap from me. Rahul Shivshankar is joining you on the other side of a short break.
Co-powered by question that who becomes the chief minister if the BJP wins, but on the Congress poster there is only one face and there seems to be no confusion on who will be the chief minister if the Congress wins. Who will be able to woo the woman with this freebie war, freebie poster war I would rather say, on the streets of Bhopal, we would know on December the 3rd. I am joined by Madhya Pradesh Congress spokesperson Mr. Anand Jat. आनंद जी पूरे भोपाल में घूमे तो दो तरह के पोस्टर का तरफ फ्रीबी वॉर लगता है, कांग्रेस का एक तरफ, कमलनाथ जी का एक तरफ, बीजेपी का। कांग्रेस कमलनाथ जी कह रहे हैं 1500 रुपए वुमन को देंगे, 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। बीजेपी कह रही है हम तो ऑलरेडी 1250 दे रहे हैं, 3000 कर देंगे, 450 में सिलेंडर देंगे। तो क्यों आपके पोस्टर का क्यों जनता की विश्वास करेगी, बीजेपी का क्यों नहीं करेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करके रहती है और वचन के पक्के कमलनाथ हैं एक तरफ और दूसरी तरफ घोषणावीर मामा है। तो झूठी घोषणाओं के कारण मामा ने मध्य प्रदेश को वाशिंगटन से अच्छी सड़कें अमेरिका तक में बदनाम कर रखा है। तो दोनों का कोई मैच नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब हम देखते हैं तो 1500 रुपये हम हिमाचल प्रदेश में भी माताओं बहनों को दे रहे हैं, 500 रुपये का गैस का सिलेंडर हम राजस्थान में दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी। तो ऐसा क्यों होगा कि मध्य प्रदेश में भाजपा 450 में गैस का सिलेंडर दे रही है और उत्तराखंड वालों ने क्या बिगाड़ दिया है जो उनको 900 रुपये का गैस का सिलेंडर दिया जा रहा है? बहुत बेसिक सा सवाल है मेरा कि महाराष्ट्र में क्यों 900 रुपये का गैस का सिलेंडर है? क्या वहाँ भाजपा की सरकार नहीं है? तो ये जैसे मोदी जी एक दिन आए थे और भोपाल में कह रहे थे कि भाजपा की सरकार है, जहाँ जहाँ है वहाँ पेट्रोल 100 रुपये से कम है। आप मध्य प्रदेश के किसी भी पेट्रोल पंप पर पूछ लीजिए, 109 रुपये पेट्रोल है। तो क्या मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो भाजपा की सरकार नहीं है? ये अलग बात है कि जनता ने जनादेश नहीं दिया था, लूट की, झूठ की और सौदेबाजी की सरकार है। मध्य प्रदेश में 27 लाख किसानों की कर्ज माफी कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने की है और 21 सितंबर 2020 को इस भाजपा की सरकार ने विधानसभा में वो बात स्वीकारी है। 15 साल तक भाजपा की सरकार रही, उसमें केवल 300 रुपये पेंशन मिलती थी, उसमें भी 150 रुपये केंद्र का अंश था। उस पेंशन को कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री बने तो 3 महीनों में ही हमने उसे 600 कर दिया और हम उसे बढ़ाकर 1000 करने वाले थे। अब कमलनाथ जी आएंगे तो कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम उसे 1200 करने वाले हैं। तो यहाँ हमने दिखाया ये एक और बड़ी बात है। 18 साल से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है तो शिवराज चौहान जी को 18 साल लाडली बहनों की याद नहीं आई? जब कोरोना में जनता संकट में थी तो सरकार ने कोई राहत नहीं दी। अब शिवराज चौहान की सत्ता संकट में है, भाजपा की सत्ता संकट में है, तो उन्हें लाडली बहनों की याद आ रही है, राहत याद आ रही है। इसका यह मतलब है कि शिवराज चौहान संकट में है, उनकी सरकार संकट में है, क्योंकि अगर राहत देना होता तो कोरोना में देते। वी आर जॉइंड बाय बीजेपी एमपी स्पोक्सपर्सन मिस्टर मिलन भार्गव। मिलन जी पूरे आप भोपाल में घूमे तो एक पोस्टर वॉर टाइप का लगता है। कमलनाथ जी के पोस्टर लगे हैं, बोल रहे हैं 1500 रुपये वुमन को देंगे, 500 रुपये में सिलेंडर देंगे। एक तरफ पे मोदी जी के पोस्टर लगे हैं कि 1250 दे रहे हैं, 3000 कर देंगे और 450 में सिलेंडर देंगे। तो जनता जो है किसकी बातों पे ज्यादा विश्वास करे? वादे भी एक जैसे ही लग रहे हैं आप दोनों के। देखिए, दोनों में जो मूल अंतर है वो सबसे बड़ा अंतर है, एक सरकार में है और एक विपक्ष में है। जो विपक्ष जो 15 माह पहले 2018 में चुनकर आया था, मध्य प्रदेश की जनता बहुत बेहतर से जानती है। उन्होंने पहले भी वचन किए थे। Viewers, last evening on the show we had reported how the Supreme Court of India had noted that there was material and evidence, not my words, the Supreme Court's words, material and evidence which tentatively supported one of the charges under the Prevention of Money Laundering Act with regard to the alleged liquor scam. The Supreme Court noted, now listen to me very carefully, the